की और भारत के सभी किसानों की तरफ से डॉक्टर साहब का यहाँ हमारे साथ जुड़ने पर स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी है कि इन्होंने हमारा निवेदन सहर्ष स्वीकार कर लिया। ज्यों ही इनसे कॉन्टैक्ट किया कि डॉक्टर साहब आप हमारे इस ग्रुप को संबोधित करिए, तो इन्होंने उसी टाइम हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। डॉक्टर साहब, ये एक हमारा किसानों का ग्रुप है डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की साक्षरता मिशन की तरफ से। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल हमारे कुलीग थे जो कि पीछे एक्सपायर हो गए। वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर थे और उन्होंने एक ये अभियान चलाया था इंसेक्ट लिटरेसी युक्त इंसेक्ट कीट साक्षरता मिशन, जिसमें वो किसानों को बाकायदा फार्मर फील्ड स्कूल लगा करके इंसेक्ट की पहचान करवाते थे, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी कीट, ताकि किसानों का कीड़ों के प्रति जो भय था वो निकल जाए और लोग जो कीटनाशक का प्रयोग बंद कर दें। तो उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत कामयाब रहा और उनके स्कूल से बहुत किसानों ने कीटों का ज्ञान लेकर के कीटनाशक का स्प्रे बंद कर दिया। तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर एंड मोर देन 10,000 एकड़ ऑफ लैंड इज एयर वेयर नो इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड बाय द फार्मर्स। वेरी गुड। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की जो विरासत है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी के तहत अब हमारे ये दिमाग में आई कि भाई इंसेक्ट और इंसेक्टिसाइड तो एक कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का। किसान को खेती का फ़ायदा हो उसके लिए जो दूसरे कंपोनेंट हैं, फर्टिलाइज़र है, सीड है, मशीनरी है, उस पर भी हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे किसान को उसका फ़ायदा पहुँचे। और हमारा जो प्रिंसिपल है सस्ती खेती, टिकाऊ खेती और वैज्ञानिक खेती, यानी लो कॉस्ट इनपुट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर। तो कुछ ऐसे सिद्धांत, इस सिद्धांत पे फिट बैठने वाली हमारे कुछ ऐसी नीतियाँ, ऐसी विधियाँ मिल जाएं, टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो हम चाहते थे कि हमारे किसान उससे रूबरू हों। और ये हमारा ग्रुप दोनों ही मतलब नीतियों और विधियों दोनों पे ही बात करते हैं। हम ज़्यादा हमारा जोर टेक्नोलॉजी पे रहता है और ये मानते हैं कि वैसे तो टेक्नोलॉजी भी जो है पॉलिसी का एक पार्ट है, बट इवन देन हम ये कोशिश करें कि इन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर क्राइसिस पूरा वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, जिसमें जो ये केमिकल एग्रीकल्चर को या जिसको कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को, जिसमें पूरी दुनिया के किसान ही इससे शोषित हो रहे हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इससे निकालने के लिए हम प्रयासरत हैं किसानों को। तो उसी तहत हमने आपके जो वीडियो देखे उससे हम प्रभावित हुए और हमारे कुछ किसानों ने आपकी इस विधि को लागू भी किया है 1-2 साल से। तो पिछले शनिवार को हमने एक ऑनलाइन क्लास की थी, उन्हीं किसानों के एक्सपीरियंसेस लिए थे जो कि आपकी पिकनिक विधि को बिल्कुल कंप्लीट या पार्शली तौर पर लागू कर रहे हैं 1-2 साल से। और मैं खुद भी उनके 1-2 फील्ड को विजिट भी करके आया, देख के आया। तो इसलिए उनकी पिछले शनिवार को हमने क्लास लगाई थी, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और किसानों के बहुत सवाल उसमें उठे थे। तो काफ़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी फ़ायदा हुआ किसानों को। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक बार डॉक्टर आसिफ शरीफ से भी रिक्वेस्ट की जाए, वो खुद आकर के इस ग्रुप को संबोधित करें और इसकी इन डिटेल डेप्थ जो पिकनिक की है वो हमारे सामने रखें और जो किसानों के थोड़े बहुत सवाल उसके बाद उठें, उन सवालों के जवाब भी दें। तो उसी के तहत आज की ये ऑनलाइन क्लास हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोबारा से आपका बहुत ही तहे दिल से आपका बहुत स्वागत, वेलकम सभी किसानों की तरफ से। और अब मैं ज़्यादा आपके और किसानों के बीच में न रह करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना संबोधन, अपना लेक्चर शुरू करें। डॉक्टर आसिफ शरीफ जी। प्रोफेसर बलजीत जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे एक तो मदऊ किया और फिर मेरा इतना खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे बताया कि डॉक्टर सुरेंद्र जीत सिंह साहब ने ये सिलसिला शुरू किया जिसमें कम खर्च के ऊपर हम अच्छी खेती पैदा कर सकें और ताकि किसान जो है उसको मुनाफा ज़्यादा हो। देखिए, मैं पिछले 50 साल से ज़राअत से मुंसलिक हूँ और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी शायद ही कोई
क्लेम कर सके कि उसने प्रेजेंट की हो या इंट्रोड्यूस की हो पाकिस्तान में, सारी चीज़ें ही मेरी इंट्रोड्यूस की हैं। उसमें क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं और उसमें मशीनरी है और बाकी सारी इनपुट्स हैं। दुनिया में मैं हर जगह गया हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया में मैं घूमा फिरा हूँ। इसके अलावा 103 मुल्क में विज़िट किए हैं मैंने, और हर जगह पे गया हूँ जहाँ पे मुझे पता चला कि कोई फार्मर अच्छी काश्तकारी कर रहा है। और बहुत अच्छे मेरा अपना भी कुछ 350 एकड़ के करीब अपनी काश्तकारी है ज़ाती जो है। इसके अलावा और बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर बेस कर रहे हैं। और फिर आपके यहाँ फोर्ड ट्रैक्टर्स राजा नंदा साहब बना रहे थे। पाकिस्तान में फोर्ड ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास थी। तो फोर्ड ट्रैक्टर्स के अलावा बहुत सारी मशीनें, इक्विपमेंट, हार्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी थी और पाकिस्तान में मार्केट भी कर रहा था। लेकिन 2008 में मुझे ब्राज़ील जाने का इत्फाक हुआ और वहाँ मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट गया। तो वहाँ पे मेरी जाके आंखें खुली और मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। ख्याल ये पैदा हुआ वहाँ पे कि ये जो जंगल है ये 40 करोड़ साल से सब्ज़ शादाब है, विगोरसली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे किसी DAP की, किसी यूरिया की, किसी पोटाश की कमी वाक़या नहीं हुई। किसी इंसेक्ट, किसी पेस्ट, किसी डिज़ीज़ ने आके यहाँ पे कोई ख़राबी पैदा नहीं की। ये कैसा निज़ाम है जो कुदरत ने बनाया और सेल्फ सस्टेन है, और 40 करोड़ साल से बग़ैर किसी डिवास्टेशन के ये चल रहा है। और दुनिया की तकरीबन 30% के करीब ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो वहाँ से आ रही है। और इतना बड़ा वो जंगल है जो 8-9 मुल्कों में फैला हुआ है, और पाकिस्तान के रकबे से उसका रकबा 10 गुना ज़्यादा है। और 70% इलाका ऐसा है जहाँ पे अभी तक इंसान भी नहीं पहुँच सका। इतना बड़ा वो सिलसिला है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके मेरे कुदरत ने मेरे जहन में डाला कि यहाँ से वो चीज़ें हासिल करूँ जो हम अपनी मौजूदा जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। यानी कि कुदरत का एक इंडिजिनस निज़ाम है जो किसी इंटरवेंशन के बगैर चल रहा है। उसमें हमने कहाँ पे ख़राबी पैदा की, और वो ख़राबी के नतीजे में जो हमारे मौजूदा हालात हैं, जो हमारे किसान ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, ज़मीन को हमने तबाह व बर्बाद कर लिया है, पानी के वसाइल की हमें बहुत ही शदीद कमी महसूस हो रही है। उसके बाद जो खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है, उसमें जहर ही जहर है। और उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कीमत है खुराक प्रोड्यूस करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एनवायरनमेंट का हमने देखा हो कि आपके सामने जो जितने भी मौसमियात की तब्दीली, सारे क्या मसाइल हुए हैं। तो वहाँ से मैं बेसिकली 4 चीज़ें वहाँ से मैं लेके आया। अब मुझे पता नहीं यहाँ से प्रेजेंटेशन कैसे चलेगी। मैं चलाना चाहूँगा प्रेजेंटेशन, देखते हैं चलती है या नहीं। अगर प्रेजेंटेशन ना चली तो फिर चल रही है सर, स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तस्वीर नज़र आई कोई? अभी नहीं आई सर। अच्छा, मैं क्या हुआ भाई? जूम वाली मिनिमाइज कर दो सर। जी, अब आ रही है, अब आ रही है जी, अब आ रही है। अब आ रही जी? जी, यस। अच्छा, मुझे नहीं नज़र आ रही बारह, ये क्या चक्कर है? मुझे भी तो नज़र आनी चाहिए ना। Pin your presentation to your main screen. Yes. Sharing your entire screen or browser window can cause an infinity mirror. Okay. Up, unpin and unmute your presentation.
सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप वो पीपीटी शेयर करें। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही, मुझे नज़र नहीं आ रही, इसलिए मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं अगली स्क्रीन पे कैसे जाऊं। ये मेरे लिए मुश्किल होगा। आपको पीपीटी अच्छा के ऊपर अच्छा, एक मिनट ज़रा ठहरिए। अब नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? अब आ रही जी है। जी अच्छा चलो ये आ फिर रही है। मैं इसी पे। अच्छा, वहाँ पे जब मैंने देखा, अब नज़र आ रही है ना? जी यस अच्छा, एग्रीकल्चर स्टोरी। हाँ जी, एग्रीकल्चर स्टोरी। एग्रीकल्चर स्टोरी हमें देखने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर ज़राअत जो है ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और की पॉइंट जो हैं उसके ऊपर जाऊँ। पहली बात तो यह है कि इंसान जब पैदा हुआ तो उस वक़्त यहाँ पे जो सब्ज़ा था वो पहले ही कोई 40 करोड़ साल से कामयाबी से चल रहा था, क्योंकि पौधा वाहिद दुनिया की चीज़ है जो खुराक पैदा करती है और कर सकती है। इसके अलावा दुनिया में कोई और चीज़ खुराक पैदा नहीं कर सकती। हम जो भी चीज़ भी खाते हैं वो पौधे यानी कि प्लांट मटेरियल से ही आती है, पौधे से ही आती है। उसके आगे हम शक्ल चेंज कर लें, उसमें कोई मिक्सिंग करके, तो वो एक अलग बात है। सबसे पहले जो ट्राइब्स लोग आबाद थे वो उन जगहों पे आबाद थे जहाँ पे जंगल था और पानी के वसाइल मौजूद थे, और जंगलों से खुराक तलाश करके वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। लेकिन उस ज़माने में क्योंकि इंसान के पास अभी क्लाशनकोफ और हथियार नहीं आए थे, तो जंगली जानवर जो थे ज़्यादातर जो पोटेंट मेल होते थे उनको मार देते थे खुराक की तलाश के दौरान में। तो लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है पौधों को प्रोपोगेट करने का, वो एक अजीब निज़ाम है। यानी कि पौधे ये पूरी दुनिया पे फैले, खुद ही फैले। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जिनका वज़न इतना कम होता है कि दूर से दूर हवा से चले जाते हैं। दूसरे बीज हैं फलीदार जो इस तरह फटते हैं और काफ़ी जगह पे वो खिलर जाते हैं। तीसरा जो है उसके इर्द गिर्द कुदरत ने खुराक लगा दी, और खुराक के बंदर ने खाई, इंसान ने खाई, किसी जानवर ने खाई, और उसका बीज या गिटक जो है वो दूर जाके फेंक दी और वहाँ से वो पौधा ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जब इंसान जो थे वो खुराक लेके आते थे और जो गिटकें और बीज वगैरह इर्द गिर्द गिरा देते थे, तो वहाँ पे पौधे उगना शुरू हो गए। और उनके ज़हन में आया कि रोज़ हम जो जानवरों से टक्कर लेते हैं और मरते हैं, क्यों ना हम पौधे जो हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक ही जगह पे ग्रो कर लें, ताकि हमें रोज़ की जंगोजदल से छुटकारा हासिल हो। और ये था स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्होंने देखा कि जो बीज वो वहाँ पे गिराते हैं उसमें बहुत सारा बीज परिंदे उठा के ले जाते हैं, और कुछ कीड़े मकोड़े उठा के ले जाते हैं, और कुछ बीज जर्मिनेट करता है। तो उन्होंने परिंदों से बीज को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर बीज को दबाना शुरू कर दिया। ज़मीन के अंदर दबाने के लिए फिर उन्होंने इस तरह के टूल्स बनाए, और मकसद सिर्फ ये था कि जो बीज है उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए ताकि उसकी जर्मिनेशन बढ़ जाए, और उससे जर्मिनेशन बढ़ गई। अब उसके बाद जब कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट कर दिया गया, इंसान ने अपने काबू में किया, तो इंसान ने अपनी ताकत या मैन पावर को इस्तेमाल करने की बजाय एनिमल पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसमें मकसद सिर्फ यही था कि सिर्फ हमने ज़मीन को इतना सा डिस्टर्ब करना है कि सिर्फ बीज उसमें हम लगा सकें, और ऊपर उसके सुहागा फेर दिया या मिट्टी डाल दी ताकि बीज जो है उसकी जर्मिनेशन, क्योंकि बीज को उगने के लिए गर्मैश की भी ज़रूरत है और नमी की भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ें इकट्ठी बीज को मिलेंगी तो बीज की जर्मिनेशन ट्रिगर होगी। अब जितना ज़्यादा ज़मीन के साथ सीड का कांटेक्ट ज़्यादा बेहतर होगा, उतनी जल्दी से वो नमी जो है हासिल करके अपनी जर्मिनेशन को ट्रिगर कर लेगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कोई जानवर, और ये सिलसिला हज़ारों साल यानी कि 10-11 हज़ार साल से ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा, और कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं हुई। एक तो वजह ये थी कि इंसान की पॉपुलेशन कम थी, और दूसरा हमने ज़मीन को इतना कम डिस्टर्ब किया कि उससे कुछ ज़्यादा नुकसान ना हुआ। और फिर ये है कि ये नहरी निज़ाम या ट्यूबवेल का निज़ाम और ट्रैक्टर्स हमारे अभी हमारे हाथ में नहीं आए थे। अब ये जो चीज़ें आई हैं, ये ऐसे ही समझें कि बंदर के हाथ में क्लाशनकोफ आ गई है, या बंदर के हाथ में हमने बगैर सोचे समझे इसको बुरी तरह इस्तेमाल किया। अब उसके बाद बग़ैर सोचे समझे हल को इतना गहरा, यानी कि पलटावा हल जिसको कहते हैं, या राजा हल जिसको कहते हैं, या मोल्डो प्लाव जिसको कहते हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ किया गया ये सोचे समझे बगैर कि ज़मीन जो है
वो किस तरीके से फंक्शन करती है, ज़मीन के अंदर पौधों को खुराक मुहैया करने का सिस्टम क्या है, और ज़मीन का अंदर पौधों की हिफाजत करने का सिस्टम क्या है, उसको समझे बगैर, सॉइल सिस्टम को समझे बगैर हमने ज़मीन को उल्टाना शुरू कर दिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि शायद ज़मीन उल्टाने से नीचे से ज़्यादा ताकतवर ज़मीन आ जाएगी और हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब ये जो तरीका था, ये क्या कर रहा था कि ये माँ से बच्चे को डिस्कनेक्ट कर रहा था। बच्चा इस सूरत में पौधा है और जो माँ है वो ज़मीन के अंदर वो हयात हैं जो कुदरत ने बनाई पौधे को खुराक मुहैया करने के लिए। अब जब हल चलाया हमने तो वो पौधे से अलग, यानी कि माँ को हमने पौधे से जुदा कर दिया और इसी निज़ाम को हम आगे लेके चलते गए। यानी कि बजाय जब हमें अकल आई थी या हम दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमें सोचा कि हम अक्लमंद हो गए हैं, हमने एटम बम बना दिया है, हमने लाखों लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी ज़िंदगी छीन ली है, उस वक्त हमने समझा हम अक्लमंद हो गए हैं। तो उस वक्त फिर वो कंपनियां जो जंग को सामान बेच रही थीं, उन्होंने ज़राअत को अपने फोकस में किया और ऐसे हालात पैदा किए जिससे माँ और बच्चा ज़्यादा दूर हो जाए, ताकि उनकी एबोल्यूशन, यानी कि ये जो DAP खाद है, पोटाश खाद है, ये डर्टी बम बनाने के लिए यही इस्तेमाल होते हैं। ये बारूद है, ये इसकी पौधों को ज़रूरत तो है लेकिन इतनी कम ज़रूरत है कि शायद आपको मैं अभी बताऊंगा कि कितनी कम ज़रूरत है। ये सारा सिलसिला, और मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये हमने बनाया और जिसकी वजह से आज जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं ये इस हल की वजह से पैदा हो रहे हैं। और इस हल ने गुंजाइश पैदा की ये खादों बेचने वाली कंपनीज़ के लिए और स्प्रे और जहरें बेचने वाली कंपनीज़ के लिए कि वो आएँ और हमें लूटें और हमें लूट के सारी तबाह व बर्बादी करें और हमें इस स्टेज पे ले आएँ कि वो हमसे सारा कुछ छीन के ले जाएँ, यानी कि हमारी प्रॉस्पेरिटी को छीन लिया इन्होंने। और ये मैं जो मौजूदा हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है ये सबसे पुराना सिस्टम है, यानी कि एंशंट वक्त से 10,000 साल पहले शुरू हुआ, आज भी उसी सिस्टम के तहत हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी को अगमेंट करते जा रहे हैं। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये एंशंट से कन्वेंशनल हुआ और कन्वेंशनल से यही सिस्टम को इंडस्ट्रियल सिस्टम हमने कहना शुरू कर दिया। ये सिस्टम वही है जो ऊपर बद्दू ने शुरू किया, उसको ही हम अगमेंट करते गए और बगैर सोचे समझे इस सिस्टम के तहत हम किस तरीके से आगे चलेंगे। इसके बाद ये जो पाथ हमने सेलेक्ट किया, ये पाथ यानी कि सस्टेन्ड 1958 कहते हैं, 1958 तक ये सिलसिले इस तरीके से ही चलते रहे क्योंकि उस वक्त तक ज़्यादा हमारे पास एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह नहीं आई थी और ये सिलसिला चलता रहा और जानवरों के तहत या हमारे जो भैंस या अपने बैल थे उनसे ही हम काश्तकारी करते रहे। ज़मीन को थोड़ा सा हिलाया, बीज का छट्टा दिया, ऊपर सुहागा दिया और सुहागा फेर दिया, ज़मीन नीचे आ गया और उससे फिर हम काश्तकारी करते रहे। उसके बाद फिर आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में ये यहाँ से शुरू हुआ कि हमने उल्टा पलटावा हाल शुरू कर दिया और ये यहाँ से फिर हमारा जो बुराई का निज़ाम जो इस मोल्ड बोल्ड प्लाव से शुरू हुआ, उसके बाद उसी हल को हम अब आगे ट्रैक्टर के ऊपर ले गए और उससे फिर ये हुआ कि जब माँ और बच्चा जुदा हुआ तो बच्चे को खुराक की कमी हुई और ख़ुराक की कमी पूरी करने के लिए फिर ये एग्रोकेमिकल्स कंपनियाँ आईं और कमी की वजह से जो उसके ऊपर बीमारियाँ आईं तो उसको ठीक करने के लिए फिर ये एग्रोकेमिकल्स या जो जहरें बेचने वाली कंपनीज़ हैं ये आगे आईं और फिर इसी निज़ाम को आज आगे से बड़ा यानी कि हल बनाया गया, गहरे से गहरा हल बनाया गया, ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा उल्टाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद ये GMO सीड जो आपके BT कॉटन और जितने ये तुपाइयाँ फेरी हैं, ये सारा सिलसिला उससे आगे उसकी अगली स्टेज है। अब अगर हम देखें तो ये सारी तबाही करने के बाद फिर इंसान को इन कंपनीज़ ने ये बताया, ये कार्टेल जो था कंपनीज़ का, इन्होंने ये बताया कि भाई ये खुराक जो पैदा हो रही है ये तो बहुत ख़राब है आपकी सेहत के लिए, तो हमें ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत, ऑर्गेनिक फूड की ज़रूरत है
जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो। अब ये उन्होंने एक नया निज़ाम क्रिएट किया ताकि वो प्रॉफिट जो है अपना उसको बढ़ा सकें, और उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बनाए और जिनकी कीमत जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ज़्यादा रखी, यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर फार्मर से भी वो लूट रहे थे, और उसके बाद जो खुराक प्रोड्यूस हो रही थी जिसको ऑर्गेनिक का नाम दिया गया, उसको उसकी कीमत भी ज़्यादा मार्केट में चार्ज की जा रही थी। सो ये सारा निज़ाम किस लिए था कि हम एक नया लूटने का तरीक़ाकार बनाया जाए उसी चीज़ के ऊपर जिसको पहले वो प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जनाब ये जहरें इस्तेमाल करें, और उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि इससे तो बहुत जहरीली खुराक पैदा हो रही है और इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ हमें जाना चाहिए। अब ऑर्गेनिक जो है वो भी एक गिमिक है, उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब नेक्स्ट स्टेज जो आ रही है हमारे लिए वो ये है कि जी इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और उसकी वजह से बहुत से गरीब लोग अच्छी खुराक को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते, और क्वालिटी जो खुराक की है ये सबसे गंदी है। मैं इसको कहता हूँ कि ये ब्रायलर चिकन की तरह की खुराक है। जिस तरह देसी मुर्गी और ब्रायलर चिकन की मुर्गी में फ़र्क है, उसी तरीके से जो हम खीरा खाते हैं या जो भी चीज़ सब्जियां खाते हैं उसमें फ़र्क है। जिस चीज़ में भी हमने खाद डाल दी उसने तबाही फेर दी, और उसके बाद ये उस बीमारियों से जो फिर हमें उस खुराक से जो बीमारियां पैदा हुई, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं रहा, हम बीमारियों को ज़्यादा कैच करते हैं। कैंसर के पेशेंट्स हैं या पेंडेमिक्स हैं, ये कोई बीमारी आ रही है, कोई बीमारी, अस्पताल हमारे भरे पड़े हैं, और ये फिर उसके बाद ये फार्मा यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इनकी मौजें लग गई, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये इन्हीं खादें बेचने वालों का, इन्हीं जहरों बेचने वालों का ही हिस्सा हैं, उनकी ही आगे एक्सटेंशंस हैं और उनके एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। अब ये नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है वो ये है कि ये खुराक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बीज को अपने हाथ में लेने से, और फिर और बहुत सारे मसाइल ऐसे पैदा कर रहे हैं कि जिससे खुराक महंगी हो, और खुराक महंगी जहाँ पे होगी वहाँ पे उनका मुनाफा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये सारा सिलसिला जो है ये सेल्फ क्रिएटेड है हमारा। अल्लाह ताला ने और कुदरत ने तो पौधे पैदा किए मुफ्त खुराक पैदा करके इंसान को और सारी जानवरों को। कोई जानवर कोई पैसे दे के तो खुराक नहीं ख़रीदता, इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए था कि खुराक जो है कुदरती तौर पे पैदा हो रही है, उसी से हमें मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए था, और हम हो सकते हैं अगर हम इसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करें। हम काश्तकार हैं, ज़ाहिर है हम कुछ ना कुछ उसका अफजाना लेंगे, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त है उसको हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हमें अपना बेनिफिट तो है ही है, लेकिन कंज्यूमर का भी हम ख्याल रखें। अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 70% या 80% कम कर सकते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा हम आगे कंज्यूमर को भी पहुंचाएं, ताकि गरीब जो आदमी है उसको भी खुराक मुहैया हो। अब ये सारा जो माफिया है इस वक्त ये कोशिश ये कर रहा है कि हम आम आदमी को, गरीब आदमी को खुराक मुहैया करने से भी उसको कमी करें, और जब खुराक की कमी होगी तो फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, और ये सारा काम इस वक्त हो रहा है। अब हम सब लोग मिलजुल के हमें इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह मैं जंग जो लड़ रहा हूँ उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। और इस वक्त मेरे आप अगर वेब पेज पे देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा काश्तकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और इस वजह से जुड़े हुए हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच्ची कर रहे हैं और सबकी भलाई की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि हम किस तरीके से जो कुदरत का निज़ाम है उसको किस तरीके से तबाह बर्बाद करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दें, हम गहरा हल चला के वो सारा नेटवर्क, माइक्रोहेजल फंगी का नेटवर्क है या बाकी बैक्टीरिया और एंजाइम्स और बाकी जितनी भी बायोटा है उसको तबाह, उनके घर तबाह कर देते हैं, और उसके लिए ये हम गहरा हल चलाते हैं। और फिर अपनी ज़मीन को पानी में डुबो के, क्योंकि ये जितने ज़मीनी हयात हैं उनको कुदरत ने तैरना नहीं सिखाया, जब हम पानी लगाते हैं तो पानी में वो डूब के मर जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने ये ज़मीन इस तरह लेवल तरीके से नहीं बनाई थी। जितनी खुश्क ज़मीन, अपलैंड जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी आप समझें कि ये रेज्ड बेड था, ऊंची ज़मीन थी और ढलवाने थी। कुदरती तौर पे बारिश होती थी, जितना पानी जज़ब करना हुआ कर दिया,
बाकी रन ऑफ करके सारा नदी नालों में बह के समुंदर में चला गया। हमने जब ये नहरी निज़ाम बना उस वक्त हम बड़े खुश हुए कि ये जो गोरा है ये नहरी निज़ाम बना के दे गया है हमें, और हमने क्या किया कि ज़मीन को लेवल करना शुरू कर दिया, खेत के इर्द बने बनाए और ज़मीन अपलैंड को लो लैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ज़मीन जो है और पौधा जो है ये खड़े पानी के लिए बनाया ही नहीं गया, डिज़ाइन ही नहीं किया गया। जिस तरह कार पानी में चलने के लिए नहीं बनाई गई, इसी तरीके से ज़मीन और जो पौधे हैं पानी में डूब के चलने के लिए नहीं बनाए गए। पानी की ज़रूरत है पौधे को, इतने कम पानी की ज़रूरत है कि सिर्फ वो अपने लिए जो सॉइल से मिनरल्स लेने हैं वो उसको ले सके। सो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरीके से सिलसिला चलता है। फिर हम जितने भी हम अपने जो मौजूदा काश्तकारी में जितने भी अमल करते हैं वो सारे के सारे उस निज़ाम को तबाह करने के लिए करते हैं जो कुदरत ने बताया पौधों की खुराक मुहैया पौधों को देने का। उसमें आप खादों का इस्तेमाल है, खादें जो हैं वो भी ज़ाहिर हैं, और उसके बाद फिर ये सारा जो सिलसिला है ये इस तरीके से फिर जहरें आ गई, हर्बिसाइड्स आ गए, वीडिसाइड्स आ गए। ये सारे के सारे जो अमल हम करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद यह है कि जो कुदरती निज़ाम खुराक को मुहैया करने का पौधों को था उसको ख़त्म करें, उसको मारें, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स को डुबो के मारें, उसको हल चला के मारें, उसको जहरें डाल के मारें ताकि इनकी खादें बिकें और इनकी जो जहरें बिकें और बीमारियाँ आएँ। तो ये एक बेसिक बुनियाद है जिसके ऊपर अब ये सिलसिला जो है ये चलता रहा। हम जब बुना हाल से काश्तकारी करते थे सिलसिला चलता रहा, और हमने जब एट द क्रॉस ऑफ मॉडर्नाइजेशन देयर वर टू ऑप्शंस टू परस्यू फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जब हमें अकल आई दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमने सोचा कि हमें अकल आ गई है तो हमें देखना चाहिए था कि कुदरत किस तरीके से 40 करोड़ साल से खुश असलूबी के साथ पौधे और वेजिटेशन और खुराक पैदा कर रही है और उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत थी। हमने बजाय इसके कि हम उसको फॉलो करते, हमने इसी निज़ाम को जो बद्दू ने 10,000 साल पहले शुरू किया था उसको ही आगे बढ़ाते गए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करते गए, और उसकी वजह से ये सारी डिवास्टेशन हुई। और हमें जो कुदरती निज़ाम है उसके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत थी। और इसके ऊपर जब हमने इसको देखा, ये अमेज़ॉन की मेरी ही तस्वीर दी गई है, और इसके ऊपर जाके देखा तो हमने पॉइंट आउट किया कि कौन सी ऐसे अमल हैं जो अपनी मौजूदा निज़ाम काश्तकारी में हम कर रहे हैं लेकिन वो कुदरती इकोसिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। पहला निज़ाम क्या था कि ज़मीन को पानी में डुबोते हैं। अब अगर कुदरत को देखें तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे पौधा नहीं होगा, और जहाँ पे पौधे हैं वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होगा। एक्सेप्शन सिर्फ उन एरियाज़ की है जिनको हम स्वैम्प एरियाज़ या मार्शलैंड एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पे पानी बरसात में आके इकट्ठा होता था और वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ने और कुछ पौधों ने उस कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर दिया जिसमें चावल का पौधा है। इसके अलावा या मेंढक है या मगरमच्छ है या इस तरह की चीज़ें। सो उसके अलावा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह नहीं है जो जहाँ पे ये ऐसा हो सिलसिला। उसके बाद सॉइल को, ये करोड़ों सालों से सॉइल को डिस्टर्ब भी नहीं किया। सॉइल को नरम रखने के लिए कुदरत का अपना एक निज़ाम है, उसने अपने सिलसिला रखा हुआ है, और वो हज़ारों लाखों किस्म की जो हयात हैं वो ज़मीन को पल्वराइज़ करती हैं, ऐसा माहौल पैदा करती हैं जिसमें पौधे जो हैं अपनी सेहतमंद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद सॉइल, 1 इंच आपको ज़मीन नंगी नज़र नहीं आएगी, 1 इंच ज़मीन आपको नंगी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ सिवाय 2 जगहों के। एक वो जगह जिसने इंसान ने अपनी मर्ज़ी की और मर्ज़ी से हल चला के ज़मीन को नंगा छोड़ दिया, या जहाँ पे कोई कुदरती आफत आई थी। इसके अलावा मुझे बताइए कि 1 इंच जगह भी आपको नंगी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीन जो है डायरेक्ट धूप पड़ने से, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, उसके लिए बनी नहीं है। उससे ये होता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत इतना तेज़, इतना ऊंचा हो जाता है कि 70 सेंटीग्रेड तक ज़मीन आप पाँव नहीं रख सकते गर्मियों में ज़मीन के ऊपर, और उसमें हयात, उसमें ऑर्गेनिक मैटर, वो सारी चीज़ें किस तरीके से हैं, और सारा पानी उठ जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर, सारी हयात मर जाती हैं, और सारे का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है अगर हम जंतर लगा के उसको हल भी चलाएँ और उसमें दबाएँ भी, वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। और बायोडाइवर्सिटी, हमने कहा जी कि गंदम लगाई है तो हर चीज़ ही गंदम का एक खेत जो है वो इकट्ठा होना चाहिए।
सो इसलिए ये सारा सिलसिला जो है, ये 4 पॉइंट लेके मैं वहाँ से ब्राज़ील से आया और आते ही फिर हमने यहाँ पे सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग काम ये किया कि चावल को हमने कहा कि हम रेस बेड के ऊपर लगाएंगे। चावल, अगर आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएं या इसमें वेब पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको सारी 2008 की हमारी जो कार्रवाई नज़र आई कि हमने बेड्स बनाए और बेड्स के ऊपर चावल ग्रो किया, यानी कि 90%, 80% के करीब कम पानी से हमने चावल को ग्रो किया। अब सोचने वाली बात यह है कि पौधे को पानी क्यों चाहिए, ये मैं एक स्लाइड में आपको, अगर वक्त मुझे मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ब्रीफ बता दूं कि पानी जो है पौधे के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म के लिए हमारा खून है। हमारा जिस्म खून इस्तेमाल नहीं करता, हमारा जिस्म के अंदर जो खून है मैदे से खुराक लेता है, हमारे फेफड़े या लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और सारे जिस्म के बॉडी सेल्स को दे के वापस दोबारा रिजुवनेट होने के लिए आता है। पानी भी यही काम है। पानी का जो कतरा, जो बहुत ही बारीक हेयरलाइन रूट्स होती हैं, वो पानी सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकती हैं। वो जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे के पत्तों से जो पानी उठता है वही पौधे की ज़रूरत है पानी की। और पानी जितना कम लगाएंगे, जितना हम पौधे को विल्टिंग पॉइंट के करीब रखेंगे, उतनी पानी और मिनरल्स का जो सोल्यूशन है वो डेंस होगा। जितना ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा अपटेक मिनरल्स की होगी, उतना पौधा खुशहाल होगा। और इसलिए पानी की ज़्यादती सबसे बुरी बात है। सो ये सारा सिलसिला जो है, इसको हमने देखा और फिर इसको सारी को अडॉप्ट किया। और इसमें फिर सबसे पहले तो हमने जो 2008 में किया, अमेज़ॉन से ही सीखा कि जी ऊंची जगह जो है वहाँ पे पौधे हैं और नीची जगह पे पानी है, और वही सिस्टम हमने इस तरह रेस बेड बना के अपने खेत के अंदर डेवलप कर लिया। ये मशीन बनाए जो इस तरह बेड्स बनाने, और ये बेड्स को हमने कहा कि ये परमानेंट बेड्स हैं, हमने एक ही दफ़ा बेड्स बनाने हैं और इसको बाद इसको डिमोलिश नहीं करना। इन्हीं बेड्स के ऊपर फसल दर फसल सही जी भाई हमारी आवाज़ आ रही है, आप अपना माइक ठीक करिए और जिनके माइक को बंद कर लो। कंटिन्यू सर। अच्छा जी, तो ये निज़ाम हमने शुरू किया और इसके ऊपर फिर बहुत हमें कामयाबी हासिल हुई। और कामयाबी हासिल होने के बाद फिर हमने इसको चावल से गंदम के ऊपर या वीट के ऊपर या गेहूं के ऊपर और फिर बाकी फसलों के ऊपर, सारी फसलें इस वक्त सारी ही फसलें जो हैं वो इस निज़ाम के तहत हम ग्रो कर रहे हैं। चावल सबसे मुश्किल थी, उसको अब जब हमने आसान कर लिया पहले ही खाते में, तो फिर बाकी चीज़ें सारी हैं हमारे लिए आसान होगी। वो शुगर केन है, वो कोई भी चीज़ है, हम इस तरीक़ा काश पे लगा रहे हैं और बहुत ही कम पानी पे लगा रहे हैं और किसी खाद और किसी स्प्रे और किसी जहर के बगैर लगा रहे हैं। सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि ज़मीन को हम हल क्यों चलाते हैं, हल चलाने का क्या मकसद है। पहले इस निज़ाम को समझने की कोशिश करें कि हल क्यों चलाया जाता है। बीज, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि बीज को उगने के लिए या जर्मिनेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, उसको नमी चाहिए और दूसरा उसको गर्मैश चाहिए। जब दोनों चीज़ें आप इकट्ठी दे देंगे तो बीज की जर्मिनेशन ट्रिगर हो जाएगी। अब मॉइस्चर जो है वो ज़मीन से लेना होता है बीज ने, तो सॉयल टू सीड कांटेक्ट, यानी कि बीज का ज़मीन के साथ जितना गहरा या क्लोज तल्लुक़ होगा उतनी जल्दी वो मॉइस्चर या नमी जो है वो हासिल करके उसकी जर्मिनेशन कर लेगा। और फिर मौसम के हिसाब से हम फसलें लगाते हैं ताकि उसको मिल जाए। सो इसके बाद इसके अलावा और सिवाय इसके कि हम जड़ी बूटियों को ख़त्म करें, कोई और ज़रिया, कोई और वजह हमारे हल चलाने की है ही नहीं। सो देयर इज़ नो अदर रीज़न। और उसकी वजह से फिर हमने कहा जी कि हम तरीक़ाकार ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हम बग़ैर हल चलाए हुए बेड्स के ऊपर हम फसलें ग्रो करें। और फिर राइट साइड पे आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें कि मशीन बनाई गई कि जो प्लांट रेसिड्यू है जिसको हम आग लगाते हैं और जो बहुत ही एक सोना है उसको हम खुद जला के तबाह बर्बाद कर देते हैं। अपनी ज़मीन को भी ख़राब करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को भी ख़राब करते हैं और हमारे जो पौधों के लिए जो खुशहाल एक तरीक़ा काश्तकारी है उसको भी उससे छीन लेते हैं।
ये हल चलाने का बिकती तौर पे कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि हम अगर एक ऐसी मशीन बना लें जो बग़ैर हल चले हुए ज़मीन में जो प्लांट पौधों के बाकियात पड़े हुए हैं उसमें कट डाल के उसमें बीज लगा दे, तो सिर्फ हमारी ये ज़रूरत है। और ये मशीन अब आम नोटल मशीन आपके पास भी है जिसको आप हैप्पी सीडर कहते हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और करके आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, बीज के मतलब बहुत ज़ोर दिया गया और बहुत सारी मॉन्सेंटो और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज ने बीज को आके हमारे लिए तबाही का बायस बनाया। बीज तो एक पोटेंशियल है। आप समझे कि कार आपने ख़रीद दिया, कार के ऊपर 200 किलोमीटर का स्पीडोमीटर लगा हुआ है। अब 200 किलोमीटर पे आप कहाँ चला सकते हैं गाड़ी का? क्या ज़मीनी हालात हमें ऐसे इजाज़त देते हैं कि हम 200 किलोमीटर के ऊपर ज़मीन को चलाएं? भाई मकसद ये है कि हम माहौल ऐसा पैदा करें कि जो भी कार है हमारे पास छोटी कार भी है तो वो पोटेंशियल अच्छे तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सो सीड इज़ जस्ट अ पोटेंशियल। आप जो मौजूदा हमारे लोकल सीड्स हैं उनमें ही इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम उससे अच्छी पैदावार ले सकें, बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकें। हमें इन कंपनी से हज़ारों रुपए खर्च के हर एकड़ का बीज नहीं, हमारे यहाँ तो बीज मसलन मक्की का बीज है तो तकरीबन 16,000 रुपये फ़ी एकड़ हमारे मक्की का बीज यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। 16,000 रुपया आप अंदाज़ा करें जिसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी सीड की, क्योंकि मैं यहाँ पे सीड इंडस्ट्री भी चलाता रहा हूँ। पाइनियर को पाकिस्तान में मैं लाया, उसका प्रोजेक्ट मैंने लगाया, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 800 रुपये मन आ रही थी उस वक्त। मैं 1990-91 की बात कर रहा हूँ। तो अब जो 2000 हो गया 3000 हो गया, और 3000 का जो बीज है वो 16,000 रुपये में बेच रहे हैं। ये इस तरीके से हमें लूट रहे हैं। सो सीड के ऊपर ज़्यादा सिर्फ हमें सीखना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबा अजदाद ख़ुद अपना सीड बनाते रहे और ख़ुद अपना सीड की हिफाजत करते रहे। बीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हर खेत में जाएं और उसमें से वो पौधे सेलेक्ट कर लें, उनको रिबन कर लें जो अच्छे सेहतमंद पौधे हैं, जिनका सिट्टा बड़ा है, जिसमें फ्रूट अच्छा है, जिसमें से फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है, उसको रिबन करके उसका बीज अलहदा कर लें, अलहदा बीज उसका बना लें और अगले साल वो लगाएं। 2 साल आप ऐसा कर लें, तीसरे साल आपके हाथ में ऐसा बीज होगा जो मॉन्सेंटो के सीड की भी माँ होगा। सो हमने ख़ुद अपने आप को ख़राब किया। हमने अपना जो हाथ काट के हम इन कंपनीज को देते चले गए। सो बीज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बीज अपना ख़ुद बनाना शुरू करें, लोकल बीज को इस्तेमाल करें और लोकल बीज में से अच्छी सिलेक्ट कीजिए। जिनके आप हाइब्रिड बीज की बात करते हैं, भाई हर बंदा, हर चीज़ दुनिया में हाइब्रिड है। जिस जिन्स में भी नर और मादा मौजूद है वो हाइब्रिड है। मेरे माँ बाप पता नहीं कहाँ से आए, मेरे माँ बाप के माँ बाप कहाँ से आए, किस तरीके से क्रॉस ब्रीड हुए और कैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये हमें नहीं पता। सो ये क्रॉस ब्रीडिंग, इसी तरीके से पौधे जो हैं लाखों करोड़ों सालों से आपस में क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, और जो बेस्ट जीन होता है, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग जीन होता है, वो जाके फर्टाइल करता है और वो नेक्स्ट जनरेशन पहले जनरेशन से हमेशा बेहतर होती जाती है। सिर्फ हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत होती है कि हम सेलेक्ट कर लें। जिस तरह अगर हमने हॉकी खेलनी है तो जो कोच हमारा होता है वो देखता है कि कौन सा प्लेयर जो है उसकी फ़िज़ीक हॉकी खेलने के लिए अच्छी है, कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसका जिसका जिस्म बलवान बनने के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरीके से हमें बीज को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है कि कौन सा, किस तरह का ऊंचे कद का बीज चाहिए, हमें छोटे कद का पौधा चाहिए, हमें किस तरीके का, किस रंग का, किस शक्ल ज़रूरत, वो पौधे आप सेलेक्ट करें और उसका बीज बना के अपनी ज़रूरत पूरी करें। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब उसके बाद खाद का बड़ा मसला है, शोर शराबा रहता है। एक कंपनी है स्पार्क के नाम पे, जो यूके बेस्ड कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उसने 2003 में पूरी ज़मीन से सॉइल के सैंपल ड्रॉ किए और उन सैंपल को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके उसका डेटा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, और उस डेटे के मुताबिक हर ज़मीन, हर इंच ऑफ ज़मीन में हर वो चीज़ मौजूद है जो पौधे की ज़रूरत है। हर इंच ज़मीन में हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी पौधे को ज़रूरत है, और वो
हज़ारों टनों के हिसाब से मौजूद है, थोड़ी बहुत नहीं है। यानी कि अगर हम करोड़ों साल भी काश्तकारी करते जाएं तो उसमें कमी वाक़या नहीं हो सकती। सिर्फ मसला यह है कि वो सस्टेनेबल फॉर्म में पड़ी हुई है, पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में नहीं होती। हमारे इसी तरीके से है कि हम घर के अंदर गंदम की बोरी जो है या कनक की बोरी जो है वो रखते हैं, हम रोटी बना के नहीं रखते, क्योंकि रोटी सस्टेनेबल नहीं है। जो कनक है वो सस्टेनेबल है। सो आटा उतना पिसाते हैं जितना हमें 8-10 दिन में खर्च हो जाए, आटा गूंथते उतना है जो एक दिन में चल जाए, और फिर रोटी उतनी बनाते हैं जो एक टांग में हमारी पूरी हो जाए। तो इस सारे निज़ाम में कुदरत ने, क्योंकि करोड़ों अरबों साल तक वो चीज़ें रखनी थी पौधों की ज़रूरत के मुताबिक, उसको ऐसे फॉर्म में, जिसको हम सस्टेनेबल फॉर्म कहते हैं, ऐसी फॉर्म में रखा जो ख़राब ना हो सकें, हज़ारों करोड़ों साल तक ख़राब ना हो सकें, इस फॉर्म में रखा। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने पौधे की माँ बना दी। अब गंदम से रोटी पकाने के अमल के लिए या माँ की ज़रूरत है, या बीवी की ज़रूरत है, या बहन की ज़रूरत है, या किसी नौकर की ज़रूरत है। सो पौधे की माँ अल्लाह ताला ने माइक्रोब्स की सूरत में बना दी। उन माइक्रोब्स की ज़रूरत, उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम लोगों ने पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उतना ही खुराक पका के पौधे को दे देनी है। सो माइक्रोब्स जो है उनका फंक्शन उसको दे दिया। और ये सारा मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ कि कोई ज़मीन, कोई ऐसा, पहले हम NPK की बात करते थे, फिर उसमें कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, 7 केमिकल आ गया, फिर 13 आ गया, फिर अब 21 की बात हो रही है। मैं यहाँ पे आपको जितनी बता रहा हूँ, ये सारे जितने भी केमिकल्स या जितने भी मिनरल्स, हम केमिकल्स तो नहीं कह सकते, मिनरल्स की ज़रूरत पौधे को हो सकती है, वो हर मिनरल जो है सस्टेनेबल फॉर्म में पौधे के अंदर पड़ा हुआ है। मैं उसकी एक आपको एग्जांपल दूं कि नाइट्रोजन, यूरिया जिसको हम कहते हैं, वो 2000 ppm मिनरल फॉर्म में हर ज़मीन के अंदर मौजूद है, और पौधे की ज़रूरत 3 ppm है। सिर्फ 3 पौधे की ज़रूरत है, और 2000 हर खेत के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से फॉस्फेट जो है ये 800 ppm हर खेत में मौजूद है, हर इंच ऑफ सॉइल में मौजूद है, और सिर्फ हमें पौधे को 1 की ज़रूरत है या 1 से भी कम की ज़रूरत है। ये इतना इसमें इसका रौला डाला जो इसमें सारा कुछ, ये सारी इसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। और इसकी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो सॉइल था, सॉइल वो चीज़ है जो ज़िंदा चीज़ है, जिसमें सारे माइक्रोब्स फंक्शन। हेलो जी, मैं क्या कह रहे हैं आप? भाई किसी का माइक ऑन है वो बंद कर ले। मेरे कुलदीप साहब अपना माइक बंद रखें। कुलदीप साहब हैं, अपना माइक बंद कीजिए, आप डिस्टर्बेंस हो रही है। कुलदीप अपना माइक बंद कर ले, कंटिन्यू करिए सर। जी। मैंने अर्ज़ किया कि हमने अपने सॉइल को तबाह किया, ये जो 4 अमल करके। 4 अमल क्या थे कि ज़मीन को पानी में डुबोया, हल चलाए और ज़मीन को नंगा छोड़ा। इनसे हमने जो जितनी भी ज़मीनी हिजात थी उनको मार दिया, और जो सॉइल था, जो ज़िंदा चीज़ थी, उसको मुर्दा चीज़ में तब्दील कर दिया, डर्ट में तब्दील कर दिया, धुंधल में तब्दील कर दिया। जिस तरह कच्ची सड़क के ऊपर धुंधल पड़ी होती है, वो हमारे खेतों का हाल हो गया है। उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है उसके अंदर। अब उसका कलर भी आप देखें कि इस राइट साइड के ऊपर जो ब्लॉक बनाया हुआ है उसके कलर के मुताबिक जैसे भी हल्का कलर हो गया। हालांकि ज़मीन का कलर काला होना चाहिए, जितना गहरा होगा उतना आपका सॉइल ठीक है। तो अब इस डर्ट में या इस खेत में जो ये सब्ज़ ब्लॉक मैंने बनाया, जो सब्ज़ ब्लॉक बनाया, ये वो मिनरल्स हैं जो ज़मीन के अंदर सस्टेनेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं। ये वो मिनरल्स हैं। अब पौधे की ज़रूरत तो ज़्यादा थी, लेकिन पौधे की रिक्वायरमेंट जो थी वो ये ब्लू ब्लॉक था। यानी कि पौधे को हमने एक अच्छा खेत, अच्छा फसल का खेत उगाना है, तो ये ब्लू ब्लॉक में जो जितने मिनरल्स की ज़रूरत है वो पौधे की ज़रूरत थी। और हमारे लिए जो मौजूदा सिस्टम में जो अवेलेबल पौधा है, ये बंद करें भाई। बलबीर अपना माइक ऑफ करिए आप। जिन साथियों का माइक बीच में ऑन हो गया वो बंद कर लें। बलबीर के नाम से शो हो रहा है, इसको बंद करें, डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी।
सो हुआ ये कि जो रह जाते हैं कुछ मिनरल्स थोड़े बहुत, जो एंजाइम या बैक्टीरिया या हमारे माइक्रोब्स जिंदा आ जाते हैं, वो थोड़ा सा जो भी प्रोड्यूस, क्योंकि गैप देते हैं ना, हमने पहले हल चलाया, पहले मार दिए, फिर पानी लगाया, फिर मार दिए, दरमियान में गैप आया, वो रीग्रो किए, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना फंक्शन किया, फिर आगे नया स्टेप लिया, फिर उनको मार दिया। तो हम उनको बार बार मारते चलते जाते हैं पूरी क्रॉप लाइफ में, और जो भी वो कर सके वो समझें कि आपने वाइट ब्लॉक जो था वो पौधों के लिए माइक्रोब्स ने उन मिनरल्स के में से बना दिया जो सस्टेनेबल फॉर्म में खेत के अंदर पड़े हुए थे। इसलिए हमें खादें डालने की ज़रूरत पड़ती है और सारा सिस्टम चलता है आगे। अब वही ब्लॉक आप लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ब्लॉक है, जो सॉइल है, जिसको हम कहते हैं कि जिंदा हमने कर दिया है, इसको सेहतमंद कर लिया है, उसमें वही ब्लॉक है, और उसमें फिर मिनरल्स जो हैं वो माइक्रोब्स ने इतने ज़्यादा पैदा कर दिए जो पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा थे, इसलिए हम कहते हैं कि जड़ी बूटियों को भी तलफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हमसे कोई हिस्सा नहीं मांग रही, वो माइक्रोब जो हैं वही जड़ी बूटियों को भी खुराक पैदा करके दे रहे हैं, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से फिर ये हुआ कि हमें किसी किस्म की भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो निशानी क्या है कि अगर आप खाद डालें और आपकी फसल ये बताए कि मुझे इसका कोई फ़ायदा पहुंचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सॉइल ठीक नहीं है, आपकी ज़मीन ठीक नहीं है, आपका जो काश्तकारी का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। अगर आपका काश्तकारी का सिस्टम ठीक हो, आप जितनी मर्जी खाद डालते जाएं। आवाज़ कट रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो भाई, हमें तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अपना माइक ठीक करें भाई। क्लियर है अपना, आपका माइक या आपका कोई नेट की प्रॉब्लम है, आवाज़ सही सबको सही आ रही है, आप अपना ठीक कीजिए। और सभी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट, कोई भी अपना माइक जो है ऑन ना करें, म्यूट करके रखें। थैंक यू। हम सब एक रिक्वेस्ट है आपसे बलजीत जी, ये आप थोड़ा सा इसको खुद ही अनम्यूट कर दिए सबको, क्योंकि बार बार जो है ना हो जाता है। चलो जी जी करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि अगर खाद का आप डालें और पौधे का ऊपर उसका कोई फ़ायदा आपको महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉइल ज़मीनी निज़ाम ठीक नहीं है। आप ज़मीनी निज़ाम ठीक कर लेंगे, जितनी मर्ज़ी खाद डालते जाएं उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसका, बिकॉज उसको पहले ही रजा हुआ है, पहले ही उसका पेट पौधे का भरा हुआ है, तो वो और ऐसी खुराक से भरा हुआ है जो उसकी मनपसंद खुराक है, जो माइक्रोब्स ने, जो कुदरत ने उसको खुराक पैदा करने मुहैया करने के लिए बनाए थे, उन्होंने पैदा करके दी है। सो एक अच्छा रेस्टोरेंट पहले ही मौजूद है, तो हम किसी थर्ड क्लास रेस्टोरेंट से हम यानी कि अगर बहुत ही अच्छा हमें खाने का किसी घर से मिल जाए जो बहुत ही सेहतमंद खाना हो, तो हम बर्गर क्यों खाएंगे भाई। सो इसकी ये वजूहात हैं। अब ये जो मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, ये इसलिए दिखाने जा रहा हूँ कि इसका बहुत आपको फ़ायदा पहुँचेगा कि ज़मीन का दर्जा हरारत पौधे के लिए उसी तरीके से है जिस तरह हमारे जिस्म के लिए हमारा दर्जा हरारत है। हमारा जिस्म का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, आपको कितनी तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। सेंटीग्रेड है, अभी हम साथ में चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए 63 टेम्परेचर है। अच्छा, अभी हम ना मैं आपको दिखाता हूँ ये घास के नीचे का टेम्परेचर क्या आता है। घास के नीचे इसने बताया जी कि 37.8 है। अभी यहाँ पे मैंने सिट्रस को मल्च किया हुआ है, इसके नीचे मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। ये मल्च को हम थोड़ा सा हटाते हैं, ये मल्च को हटाया हमने, और ये देखते हैं यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। 34, दोबारा चेक करते हैं, 34। ठीक है जी, ये मल्च का और खाली जगह का टेम्परेचर का फ़र्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं ये आलू बुखारा लगा हुआ है, इसको भी मल्च किया हुआ है। मल्च के नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। 32। यहाँ पे मल्च के ऊपर देखते हैं, मल्च के ऊपर क्या है।
मल्च के ऊपर 59.5 है और मल्च के नीचे 32 है। ये फ़र्क है जी। अब ये आप देखिए कि मल्च डालने से हम ज़मीन का दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड ऑन एवरेज हम रिड्यूस कर लेते हैं। जब 30 सेंटीग्रेड हम एवरेज दी टेम्परेचर सॉइल का रिड्यूस कर लेते हैं तो फिर हमारी जितनी भी हयात हैं, क्योंकि हमारी जो हयात हैं सॉइल के अंदर जिन्होंने पौधों की बैलेंस खुराक पैदा करने के देनी होती है, उसको भी वही दर्जा हरारत चाहिए जो हमारे जिस्म को चाहिए। हमारा तो जिस्म में हमने तो अल्लाह ने सलाहियत दी कि हमने स्वेटर भी पहन लिए, जैकेटें भी पहन ली, जर्सियाँ भी पहन ली। उनके पास तो वो वसाइल नहीं है, उनके पास तो वो सिलसिले नहीं है। एयर कंडीशनर हमने लगा लिए, उनके पास तो एयर कंडीशनर नहीं है। तो कुदरत ने दर्जा हरारत मेंटेन करने के लिए सॉइल के ऊपर, सॉइल के अंदर ये मल्च जो है पौधों के बाकियात को बिछाया ताकि ज़मीन के ऊपर धूप ना पड़े और ज़मीन का दर्जा हरारत मॉडरेट रहे। ज़मीन का दर्जा हरारत मॉडरेट क्या है? 15 सेंटीग्रेड से लेके 30 सेंटीग्रेड के दरमियान में आपका दर्जा हरारत होना चाहिए अगर हमारी ज़मीन के ऊपर अच्छी तरीके से मल्च बिछी हुई है। और ये मल्च जो है ये हमारे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दर्जा हरारत तो मेंटेन करती है, दूसरा पानी नहीं उड़ने देती। क्योंकि पानी जो है जब ज़मीन के अंदर, ये एक अलग इशू है कि पानी, पहले तो ज़मीन की सलाहियत हमें बढ़ानी है कि जो पानी लगाएं सारे के सारा पानी ज़मीन के अंदर आधे घंटे के अंदर अंदर जज़ब हो जाए। अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो आपके ही साथियों की वीडियोस लगी हुई हैं वहाँ पे कि अगर 13 घंटे भी बारिश हुई है या 13 इंच भी बारिश हुई है तो आधे घंटे बाद ज़मीन के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ, सारे का सारा पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो गया। हेलो, आ रही है आवाज़? बोलिए आप। मेरी आ रही है आवाज़? जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। सुनाई दे रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ज़मीन का दर्जा हरारत मेंटेन करने से हमारी वो ज़िंदगी वाली सारी हयात जो हैं वो बच गई। और उसके बाद ये हुआ कि पानी बिल्कुल नहीं उड़ा, आपका एक कतरा पानी का नहीं उड़ा। आप 90% पानी की बचत कर सकते हैं अगर हम सही तरीका काश्तकारी को अपनाएं और इसको आगे लेके चलें। अब इस स्लाइड में मैं आपको पूरा निज़ाम जो है वो समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। ये समझें कि ये ब्लॉक जो है ये ज़मीन है हमारी और हम खाले में बैठे हुए ज़मीन को इस तरीके से देख रहे हैं। हमने उसके ऊपर खेलियाँ बनानी हैं। ये फ़रो यानी कि अगर किसी के पास बेड शेपर नहीं है तो जो हमारा रिजर है उसको ही हम इस्तेमाल करके, हेलो हेलो हेलो, आवाज़? जी हाँ जी, आवाज़ वो स्क्रीन बंद हो गया, आप बोलिए, आवाज़ जो ऐसे आ जाएगी। अब ठीक है जी? हाँ आवाज़ आ रही है, आप बोलिए बात। स्क्रीन भी ठीक हो गई कि नहीं? नहीं स्क्रीन नहीं हुई। नहीं आ रही है सर, आ रही है, आपकी फोटो आ रही है। अच्छा, नहीं स्क्रीन नहीं आ रही, फोटो आ रही है। फोटो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। डिस्प्ले नहीं दिख रही सर आपकी। डिस्प्ले नहीं दिख रही? यहाँ से तो दिख, प्रेजेंटेशन बंद हो गई है। नहीं यहाँ से तो दिख रही है, वहाँ से क्यों नहीं दिख रही? मैं यही देखना चाह रहा हूँ। ना बीच में एक बार डिस्टरबेंस हुई और उसके बाद से बंद है। हेलो, नजर आई? अब आई है प्रेजेंटिंग, यस। हाँ जी। सो मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारी सॉइल है ये समझें कि हमारा खेत है, उसके ऊपर हमने रिजर लेके, अगर बेड शेपर नहीं भी है तो सिर्फ रिजर को इस्तेमाल करते हुए आप खेलियाँ बना सकते हैं और पीछे छोटा सा सुहागा बांध के बेड को ऊपर से लेवल कर सकते हैं। ये बेड और खेली यानी कि फ़रो और बेड का सिस्टम जो है हम सिर्फ ऑलरेडी जो मौजूद आपके पास मशीनें हैं उससे ही आप बना सकते हैं, किसी ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि जब ये खेली के अंदर से 2-3 दफ़ा ट्रैक्टर गुजर जाता है तो खेली नीचे से सख्त हो जाती है। कोशिश आपने ये करनी है कि टायर ट्रैक्टर के
पतले टायरों वाला ट्रैक्टर आप इस्तेमाल करें, ताकि साइडों से जो खेली है वो सख्त ना हो, सिर्फ नीचे से खेली है वो सख्त हो। जब ये होता है तो पानी जो है वो इस तरीके से बेड के अंदर जज़ब हो जाता है और एक स्टोरेज या एक स्पंज वाला सिलसिला जो है वो बन जाता है, और ये सॉइल इस तरीके से मॉइस्ट हो जाता है, यानी कि सैचुरेट नहीं होता, मॉइस्ट होता है। उसके बाद पौधा हमने लगाया जो भी, और उसके ऊपर हमने मल्च की हुई है। मल्च जो है कैपिलरी एक्शन को ख़त्म कर देती है और उसकी वजह से पानी की वेपरेशन नहीं होती, सारे का सारा पानी आपके बेड के अंदर जज़ब है और सिर्फ उसको पौधा इस्तेमाल कर रहा है। और इससे ये होता है कि आपकी पानी की वेपरेशन कोई नहीं, वाटर लॉसेस कोई नहीं, और आपकी बहुत ही न्यूट्रिशन डेंस, यानी कि पानी के अंदर जो सॉल्युबल मिनरल्स हैं वो डिज़ोल्व होकर एक सोल्यूशन बनता है। जितना गाढ़ा सोल्यूशन हम बना लेंगे उतना पौधे की अपटेक उन मिनरल्स की ज़्यादा होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% मिनरल्स जो हैं वो पौधे को ज़मीन से ज़रूरत है, जिसकी जो उसको हवा से नहीं मिलते। 95% अपनी एनर्जी, अपनी खुराक पौधा जो है वो हवा से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। सो बहुत ही थोड़ी मिकदार में मिनरल्स जो हैं उसको पौधे को ज़मीन से ज़रूरत होती है। सो उसके बाद जब ये माहौल एक हमने पैदा कर दिया तो ज़मीन के अंदर जो बायोटा, जो कुदरत ने माँ बनाई पौधों की, वो रिवाइव हो गई, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया और वो फॉस्टरिंग उसकी शुरू हो गई। और उसके बाद ये हुआ कि आपकी क्रॉप जो है, फसल जो है, थ्राइविंग, आला से आला फसल हो गई, और किसी भी परचेज इनपुट के बगैर, किसी खाद, किसी स्प्रे, किसी चीज़ के बगैर वो सारी आपकी फसल जो है ठीक होगी, और पानी का ज़िया ख़त्म हो गया, जिससे आप बहुत ही कम पानी के साथ आप बहुत ही अच्छी फसल ग्रो कर सकते हैं। ये पूरा निज़ाम है, आसान काम है, इसमें कोई वो कहते हैं रॉकेट साइंस कोई नहीं है, और ये निज़ाम जो है आप पहली फसल से ही अडॉप्ट कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे काश्तकार हैं, उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ, हदीस है और बहुत सारे और मेरे दोस्त साथी हैं वहाँ पे जो बहुत ही कामयाबी के साथ कई सालों से, 2, 3, 4 साल से इस काम को कर रहे हैं। और ये इसमें इंतज़ाम, एक चीज़ जो आपको मैं बताऊँगा वो पेस्टिसाइड हैं कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो किस तरीके से हमला करते हैं। अब जब बैलेंस्ड फॉर्म में पौधे को खुराक नहीं मिलती तो कीड़े मकोड़े आते हैं, यानी कि जब यूरिया हम डालते हैं तो पौधे सैचुरेट होते हैं नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन फिर सकिंग इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और वो सकिंग इंसेक्ट इंजरी करते हैं, और फिर उसके ऊपर फंगस और वायरसेस और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से जब हम सॉइल के अंदर सॉइल सिस्टम को तबाह करते हैं तो सॉइल के अंदर एक बीटी बैक्टीरिया है, यानी कि जो बीटी कॉटन है वो बनाई किससे है कि सॉइल के अंदर बीटी बैक्टीरिया तो ऑलरेडी मौजूद है, हज़ारों किस्मों के हिसाब से मौजूद है। सो उसकी एक्सप्लेनेशन इस मैंने स्लाइड में दी हुई है कि बीटी इज़ अ माइक्रोब नेचुरली फाउंड इन सॉइल, इट मेक्स प्रोटीन्स दैट आर टॉक्सिक टू इमेच्योर इंसेक्ट्स। There are many types of BT, each target different insect groups, sucking, chewing, eating, caterpillars, bollworms, beetles, mosquitoes, flies and moths. So हर किस्म की बैक्टीरिया की एक किस्म जो है वो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने पैदा की हुई है, जो उन इंसेक्ट्स को जाके ख़त्म करती है जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। जो बीटी कॉटन हमारे पास आई उसमें एक नस्ल का बीटी बैक्टीरिया था, इसलिए जो हमारे पिंक बॉलवर्म था फर्ज किया वो इम्यून हो गया, उसके मुताबिक जो अब इम्यून हो गया तो उसने सारी कॉटन की फसल को तबाह कर दिया। 3 साल पहले हमारी कॉटन की फसल को तबाह किया, इस साल आपने आपकी फसल को तबाह कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि हमने सॉइल के अंदर जो कुदरती बीटी बैक्टीरिया है उसको मारा हुआ है। अब जो कुदरती बीटी बैक्टीरिया जो हम रिवाइव कर देते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि बीटी मेक्स toxins that target insect larvae when eaten. In their gut, the toxins are activated, which breaks down their gut, and the insects die within few hours of infection and starvation. यानी कि जब
बीटी बैक्टीरिया हम रिवाइव कर देते हैं तो वो ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करता है, ऐसी प्रोटीन्स पैदा करता है, जब कोई भी सुंडी उसको खाती है, पत्ते को खाए या फूल को खाए, किसी चीज़ को खाए, उसके पेट में जाता है तो वो पेट को अंदर से फाड़ देता है, उसको मार देता है। सो अब जो हमारा जो सिस्टम है उसमें आपने सारे सिस्टम को, यानी कि प्रोविजन सिस्टम क्या है, जो पौधे की खुराक पैदा करके पौधे को देने वाला सिस्टम है, वो भी हमने रिवाइव कर दिया। पौधा सेहतमंद है, तरोताज़ा और जवान है, वो वैसे ही विदस्टैंड कर सकता है, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमने ब्यूटी बैक्टीरिया को वहाँ पे रिवाइव कर दिया जो पौधे के, और फिर इसके बाद जब हमने जहरें इस्तेमाल करनी बंद कर दी तो प्रीडेटर्स कितने वहाँ पे आए। परिंदे आप देखें कि जो सुंडियाँ खाने वाले हैं, बाकी प्रीडेटर्स आप देखें, एक हार्मफुल इंसेक्ट के अगेंस्ट 1700 प्रीडेटर्स हैं, 1700 प्रीडेटर्स हैं एक हार्मफुल इंसेक्ट के अगेंस्ट। और ये सारी चीज़ें हमारा जब हम पूरा अपना सिस्टम ले आते हैं तो हमें किसी GMO सीड की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सीड से बग़ैर खादों के, बग़ैर खुराक के, बग़ैर अपना पेस्टिसाइड्स के हम बहुत ही आला, बहुत ही कामयाब और बहुत ही प्रॉफिटेबल फसलें जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। सो इसमें फ्रूट फ्लाई भी यहाँ के, यानी कि 4 इंसेक्ट जो हैं वो बहुत ही मुश्किल पेश करते हैं हमारे लिए। कॉटन का पिंक बॉल वर्म है, शुगर केन का स्टेम बोरर है, मक्की का स्टेम बोरर है और फ्रूट फ्लाई है। ये 4 इंसेक्ट जो हैं ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि ये अंदर घुस जाते हैं और फिर इनको मारना मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ जितने भी पिकनिक के ऊपर काश्तकार हैं वो साल हर साल से किसी किस्म की कोई खाद इस्तेमाल नहीं करते। इर्द गिर्द के बागात में जो है वो फ्रूट फ्लाई नज़र आएगी, लेकिन उस पिकनिक वाले बाग में आपको फ्रूट फ्लाई बिल्कुल कोई नज़र नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं उसका। तो सर अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी और इससे ब्रीफ मैं नहीं कर सकता था। अब आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो वो करिए ताकि हम अपने इस सेशन को कंक्लूड करें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है और सवाल बहुत किसानों के दिमाग में उठ रहे होंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें कुछ सवाल उठे थे और उन्हीं को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक मोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले मैं ही रख दूं क्योंकि पिछली बार की डिस्कशन से जो चीज़ें उठ के आई थी उसी का देख लो। जैसा कि आपने कहा कि सॉइल के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया इतने हैं जो कि पौधे को खुराक दे सकते हैं, ज़मीन के अंदर खुराक उपलब्ध है। लेकिन अब हमने लगातार समझो कि 30-40 साल से जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन खासकर हमारे हरियाणा, पंजाब और इधर नॉर्थ इंडिया में आया है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं और अब हमारी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर आप ये मानिए 0.3 के आर बार है जनरली, उससे कम भी है। और बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के कारण दूसरे माइक्रोज और बैक्टीरिया मर चुके हैं। तो जब हम एकदम से दोबारा से हम मान लो बेड बना करके उस पर शुरू करते हैं तो एक डाउट है किसानों को कि 1-2 फसल लेने के बाद कहीं हमारी फसल कमज़ोर रहे तो फिर हमने क्या मेजर अपनाने हैं, कोई फोलियर एप्लीकेशन करें या बायो फर्टिलाइज़र जो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर या माइकोराजा वो अप्लाई करें या कुछ हमारे यहाँ पर ये जीवामृत वगैरह करते हैं वो करें। इस पे आप थोड़ा अपना जी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि रिवाइवल ऑफ माइक्रोब जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से होते हैं। आप इसकी मिसाल मैं ये दूँ कि आपने दूध का दही बनाना है और उसमें आप थोड़ा सा इनेकुलम या जाग जिसको हम कहते हैं वो आप डालते हैं। अगर दूध का दर्जा हरारत ठीक होगा तो 3-4 घंटे के अंदर सारा दही बन जाएगा। अगर दूध का दर्जा हरारत ठीक ना हुआ तो जितना ज़्यादा भी आप जाग लगा दें वो दूध का दूध ही रहेगा, दही नहीं बनेगा। और उसके बाद जब दही बन जाता है तो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी मज़ीद जाग उसमें लगाते जाएं वो दही का दही ही रहेगा।
ये बात आपकी समझ में आई? यही वो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के अंदर रिवाइव होते हैं और ये घंटों में रिवाइव हो जाते हैं। सिर्फ हमने माहौल क्रिएट करना होता है। अगर सॉइल के अंदर माइक्रोब, पहले तो हर सॉइल के अंदर हर माइक्रोब किसी ना किसी हालत में डॉर्मेंट हो, वो मौजूद होता है। जैसे ही उसको माहौल मिलता है वो दोबारा अपने आप को रिवाइव कर लेता है। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन होती है कि पहली दफ़ा अगर ज़्यादा सॉइल ख़राब है तो उसमें एक दफ़ा जाग लगा दें। जाग किस तरह लगाना है आपने? वो आपने लगाना है एरोबिक कंपोस्ट डाल के। एरोबिक कंपोस्ट क्या होती है कि आप डंगरों का जो गोबर है या पेशाब है या आपने डंगरों के जो ना खाए हुए चारा है, बचा कुची चीज़ है, उसको एक लंबी कब्र की तरह, डेयरी की सूरत में लंबी कब्र की सूरत में आपने उसको डालना है। और ऊंची वो 2-2.5 फुट से ऊंची ना हो, लंबी करते जाना है आपने उसको। और फिर उसको हर दूसरे दिन उसको उल्टाना है ताकि अंदर गर्मैश पैदा ना हो, हीट पैदा ना हो। और उसको पानी का तरौंका भी डालते जाना है उसके ऊपर ताकि वो खुश्क भी ना हो। नरम अपना नामज़दा रखना है, यानी कि गीला रखना है और अंदर हीट नहीं पैदा होना देनी। अगर टेम्परेचर आपका ठीक है तो 6-7 दिन के अंदर कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। कंपोस्ट तैयार होने की निशानी ये है कि जब वो एक जान हो जाए, आपको पता ना लगे कि पट्ठा कौन सा था या चारे का तिनका कौन सा था और गोबर कौन सा था, उस वक्त आपकी कंपोस्ट तैयार होगी। अब ये जो कंपोस्ट है, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 8 मन 10 मन के करीब फी एक दफ़ा पहली दफ़ा डाल लें तो आपका जो जाग लग जाएगा, फौरी तौर पे ट्रिगर हो जाएगा। सारे एंजाइम, सारा बैक्टीरिया जो है, जितनी किस्म का भी है, वो खेत के अंदर रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपने माहौल मेंटेन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कमी पैदा हो, अव्वल तो 99.9% केसेस में कमी पैदा हो ही नहीं सकती। अगर होती भी है तो आप विजिलेंट रहें। आप 1-2 फसलें ज़रा गौर से ध्यान से देखें, घर जाके ना सो जाएं, उसको देखते जाएं कि कोई मसला तो नहीं हो रहा। अगर मसला हो रहा है तो आपकी अगर पौधे की सेहत किसी वजह से कम है, उसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं, कोई सॉइल की ऐसी कंडीशन हो सकती हैं, या आप में कोई कोताही आपने की है जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो NP वगैरह जो है वो फर्टिगेशन खेलियों के ज़रिए मिक्स करके पानी में दे दें। 5 किलो से ज़्यादा नहीं देनी। 5 किलो से ज़्यादा अगर आप देंगे तो सॉइल के माइक्रोब्स जहर की वजह से मर जाएंगे। और 5 किलो जब आप डाल देंगे तो अगर कोई कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। एक दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये डालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देखते जाएं। आप अभी ये वेब पेज का आप ज़रा लिंक शेयर कर दें, उस पर आप जाके देखिएगा कि कितनी खूबसूरत फसलें हैं। पहली ही फसल कितनी खूबसूरत है, कोई खाद नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं। और आप ज़रा देखें कि पौधों की क्या हालत है, क्या खूबसूरती है, कितने खुश हैं, कितने खुशबाश पौधे हैं और कितने टिलरिंग। अब गंदम के अभी मैं सारी वीडियोस लग रही हैं हमारे उसके ऊपर, हर किसान वो सारी तो नहीं लगा सकते लेकिन सीधा हम लगाते रहते हैं, तो वो देखें कि कितना खूबसूरत है। तो ये कोई मसला नहीं है जो आपने पैदा किया। और कोई सवाल? जी डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है छोटा सा जी। जैसे 2 बड़ी शंकाएं हैं हमारी। एक तो यील्ड लेवल, क्या कभी आपने कंपैरिजन किया है कि जिस विधि से आप कर रहे हो और जो आज का ट्रेडिशनल सिस्टम बन चुका है खाद बीज दवाई वाला, तो उसका कंपैरिजन किया है क्या? और दूसरा, इसके साथ साथ क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी आपने कभी कंपैरिजन किया है कि जो आप पैदा कर रहे हो और जो होनी चाहिए? क्योंकि हमारा नॉलेज अभी तक तो यही कहता है कि यदि नाइट्रोजन होगा तो प्रोटीन भी होगा और नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा। तो ये ऐसा कोई स्टडी आपने किया है कि भी नए सिस्टम में जो यील्ड का लेवल है, क्योंकि किसान के लिए बहुत जीवन मरण का सवाल है उसकी इकोनॉमी के हिसाब से, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जिसके लिए आप इतना जोर लगा रहे हैं कि भी उसमें कोई जहर भी ना हो, साथ साथ उसकी पशु की, आदमी की जो जरूरियात है उसको पूरा भी करें, तो कैसा कोई कंपैरिजन या कोई ऐसा डाटा प्रोड्यूस किया गया है? जी, बहुत सारी स्टडीज़ हैं हमारी और ऐसे इंडिपेंडेंट इदारों से हमने स्टडीज़ करवाई हैं जो अगर आप कोई मुझे लिंक दे देंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसमें दोनों चीज़ों को स्टडी किया गया।
कि जो यील्ड्स कंपैरिजन क्या है। यील्ड्स हर सूरत में यील्ड्स हमारी इंक्रीज़ की है कम होने की बजाय। हर सूरत में हमारी यील्ड इंक्रीज़ की है कम होने, और हर फसल दर फसल इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर समझे कि पहली फसल आपकी बराबर भी है कन्वेंशनल तरीके से, तो आप ये देखें कि आपने जो ख़र्चा किया वो कितना बचाया। ख़र्चा आपने सोए बीज के तो ख़र्चा किया ही कोई नहीं है। सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितनी रिड्यूस हो गई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस हो गई तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया। पहली बात तो यह है कि यील्ड ड्रॉप नहीं होती, अगर बराबर भी होती है या 2-4 मन कम भी होती है तो फिर आपकी सारी कंपनसेशन, आपका ख़र्चा जो है उसकी कमी उसको पूरा कर देती है, अगर पहली फसल में अगर मसला हो तो। दूसरी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। न्यूट्रिशन वैल्यू तो यह है कि हमने पिछले दिनों एक्सपेरिमेंट किया अमरूद के ऊपर। हमारे एक दोस्त ने अमरूद का बाग लगाया था और उसकी पहली फसल थी, 1 साल के पौधे थे। उसने कहा यार चंद दाने हर पौधे के ऊपर लगे हैं, इसका क्या करूं, तोड़ के फेंक दूं। मैंने कहा फेंकना ज़रूर है, इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बंदे को हमने हायर किया और एक अड्डे के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी 20 रेहड़ियाँ लगी हुई थी अमरूद बेचने वाली और 20 रुपये किलो वो बेच रही थी, हमने एक बंदे को खड़ा किया एक रेहड़ी के ऊपर, ये अमरूद रख के, जो पिकने का अमरूद था, और उसके ऊपर कीमत रखी 60 रुपये किलो। वो जो बेचने वाला था वो जाने लगा तो उसने कहा जी आप 60 रुपये कह रहे हैं, मुझे तो मारेंगे लोग कि सारी दुनिया 20 रुपये में बेच रही है, तुम 60 रुपये में पागल लोग बेच रहे हो। तो मैंने कहा तुम जाके बैठो तो देखो तो सही, जो बंदा आए उसको कहो जी कि ये टेस्ट करके देख लो, अगर इसका जायका आपको अच्छा लगे तो ये ले लेना, नहीं तो 20 रुपये वाला जाके ले लो। तो आप यकीन करें कि 2 घंटे के अंदर अंदर सारी रेडी का माल उसका बिक गया, 60 रुपये में बिक गया। न्यूट्रिशन वैल्यू तो आप ये अंदाज़ा करें कि ब्रायलर चिकन जो आप खाते हैं और उसका देसी मुर्गी का क्या फ़र्क है, न्यूट्रिशन वैल्यू का क्या फ़र्क है, उसका टेस्ट का। कुदरत ने तो लेबॉर्ट्रीज नहीं बनाई थी, कुदरत ने हमारे मुंह के अंदर लेबॉर्ट्री रखी हुई है, और वो टेस्ट है। जितना किसी चीज़ का जायका अच्छा होगा, जितनी खुश जायका चीज़ होगी, उसमें उतनी ही न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होगी। और यही हमारे लिए पहचान है, जितनी खुश जायका चीज़ है उसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ताकि हम उसको खाएं और हमारे जिस्म की सारी ज़रूरियात को पूरा करें। जो हमारी स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक भी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है कन्वेंशनल जो खुराक है उसे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ आपके किसानों के लिए, और सवाल पूछने से पहले कि कुदरत ने जो सिस्टम बनाया उसमें आपकी कैसी फसल होगी, क्या आप फसल ले सकते हो, वो 4 चीज़ों पर निर्भर है जी। ज़मीन आपकी कैसी है, पानी आपके पास कितना और कैसा है, तापमान कैसा है, हवा कैसी है। यदि हम इसके अनुसार चलेंगे तो किसान भाई किसी भी विधि का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन यदि मान लो हमारा रेतला इलाका है और वहाँ पर हम ज़बरदस्ती पैडी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको जो इंडस्ट्री ने गलत रास्ते दिखाए हैं खाद डालने के या दवाई डालने के, तो वो सब फिर करने ही पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो हमारी शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए कि भी हम अपनी जलवायु को, अपनी ज़मीन को, अपने पानी को, हवा को, तापमान को, इन सारी चीज़ों को असेस करके उसी के हिसाब से कुदरत ने वहाँ पर फसल या पौधे दिए हैं। क्योंकि कहीं पर यदि कीकर होती है तो कहीं पर शीशम होती है, कहीं पर आम होता है, तो वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि किसान इस बात का ख्याल रखेंगे तो फिर शायद जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई है उसका हम लाभ भी उठा पाएंगे, और अपने लोभ में यदि उससे बाहर जाएंगे तो शायद हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। धन्यवाद जी। मैं इस पर कमेंट करूँ, ये आपकी मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं कि हमारी जो आबो हवा है, हमारा जो माहौल है, उसके मुताबिक ही हमें फसलें ग्रो करेंगे तो ज़्यादा हमारी बेहतर फसलें होंगी। लेकिन हमने रेगिस्तान में भी, मसलन चोलिस्तान है या आपका बीकानेर के साथ जो इलाका है आपका, वहाँ पे हम बहुत ही खूबसूरत फसलें ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये बखर का
जो चोलिस्तान बखर का एरिया था, वहाँ पे हमने सिट्रस के बागात लगाए हैं, इतने खूबसूरत हैं कि अगर आप वीडियोस देखें बखर से तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे फसलें हो रही हैं। सो हमारा जो जब ये हम कुदरती सिस्टम पे आते हैं तो कुदरती सिस्टम किसी हद तक जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसको पौधे की ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर देता है, क्योंकि वो हर चीज़ को मॉडरेट कर देता है। जी प्लीज़। डॉक्टर साहब मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 20/14 ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਰਥੋਗਰ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 30 ਇੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰੋਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਫੇਦ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਰਥੋਗਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੋਕੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਥੋਗਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਰਥੋਗਰ ਅਸੀਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 2-2 ਡਰਿਲ ਕਰ ਦਈਏ 4-4 ਇੰਚੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰੀਏ। नहीं बेटा, अगर की ज़रूरत कोई नहीं हैगी, अगर उगर की ज़रूरत कोई नहीं हैगी, एवं वक्त भी और पैसा भी ज़ाया करोगे। तुसी अपना ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੈਅ ਹੈਗੀ ਆ 80 ਬਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 7 ਇੰਚ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 16-17 इंच तक जाएगी। अगर थोड़ा सिजल प्लाओ या सब सैलर जो है वो 20-22 इंच गहरा चल गया है तो हमारे लिए काफ़ी है। उसके नीचे जो सरफेस है वो विदिन 2-3 मंथ्स माइक्रो हेजल फंगी उसको ठीक कर देगी, वो माहौल ठीक कर देगी उसको। 2-3 महीने के अंदर माइक्रो हेजल फंगी कुदरत ने वो चीज़ बनाई थी जिसने पत्थर को तोड़ के ये ज़मीन, ये माहौल और ये सॉइल पैदा किया, पत्थर को तोड़ के। सो माइक्रो हेजल फंगी जो है जब हमने उसको मारा तो फिर ये सख्त ज़मीनें पैदा हुई, क्योंकि जो ज़मीनों को ठीक करने वाला निज़ाम था वो हमने उसको ख़त्म कर दिया था। तो आप 2-3 महीने का उसको मौका देंगे तो सारी ज़मीन वो ठीक हो जाएगी आपकी, या अगर चलाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਰਸਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਰਸਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਲਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ जी ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ शुक्र अदा करो कुदरत दा, अल्लाह दा शुक्र अदा करो। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर बलजीत बैठ के साथ काम करता हूँ। मेरे 3-4 सवाल हैं जो पिछली मीटिंग के बाद उभरे थे। एक तो ये कुदरती खेती या नेचुरल फार्मिंग जिसको आप बोल रहे हैं, इसके साथ हैवी मशीनरी का प्रयोग क्या ठीक है, इसका कोई विकल्प है? दूसरा सवाल ये है कि क्या ये 1 से 5 एकड़ 10 एकड़ तक, जी एक सवाल करेंगे तो मैं जल्दी से जवाब दूंगा, मुझे याद फिर भूल जाएगी क्या आपने बात की है। पहली क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है कि हैवी मशीनरी की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत। मशीनें 2 किस्म की होती हैं हमारी। एक हैवी मशीनें होती हैं जो ज़्यादा यानी कि जिसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, गहरा हाल चलाना है, सब सॉलर चलाना है आपने, या आपने ट्राली बहुत बड़ी खींच के शुगर मिल में गन्ना लेके जाना है, या आपने कोई लेवल का बहुत बड़ा काम करना है, किराया बड़ा चलाना है, तो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर हमेशा 2 किस्म के हमें रखने चाहिए। एक वो जो हैवी ड्यूटी लोड के लिए ट्रैक्टर हों, उनका टायर भी चौड़ा है, इंजन भी बड़ा है, बड़ा ट्रैक्टर है। दूसरा है जिसको हम रो क्रॉप ट्रैक्टर्स कहते हैं, जो पतले टायरों वाला छोटे 30-35 हार्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी होता है हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ट्राली हमने लेनी है, फल तोड़ना है, सब्ज़ी तोड़नी है, बिजाई करनी है, जो सारे काम 80%, 90% जो काम होते हैं वो छोटे ट्रैक्टर से किए जाते हैं। और बड़ा ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ उन लोगों को दें
जो किराए पे चलाते हैं। छोटा ट्रैक्टर उन लोगों को दें जो खुद चलाते हैं और अपनी काश्तकारी करते हैं। अगला सवाल करें जी। डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा मॉडल आपके पास जो 1 एकड़ से लेकर 2, 3, 4, 5 एकड़ तक का किसान है? क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत छोटी जोत बची है, लंबी इतनी बड़ी नहीं है जितना आप कर रहे हो, तो उसका कोई मॉडल अगर है हमारे पास तो आप प्लीज़ शेयर करें। जी, मेरी आप अभी फेसबुक पैदावार के ऊपर चले जाएं और मैंने वहाँ पे वीडियो लगाई हुई है एली फार्मिंग के ऊपर। एली फार्मिंग यानी कि गली के अंदर एक प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही कामयाब हुआ है यहाँ पे कि फ़र्ज़ किया 1 एकड़, मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर एक बंदे के पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें भी 1 लाख रुपया फ़ी एकड़ महीने का कमा सकता है, 12 लाख रुपया साल का कमा सकता है अगर वो अपनी अकल इस्तेमाल करे और हमारे इस मॉडल के ऊपर कामयाबी से काम करे। उसमें हमारा ये मॉडल जो है जो कामयाब मैंने यहाँ पे करवाया है, उसमें यह है कि तकरीबन हर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते उसको इनकम आ रही है, उसका ख़र्चा जा रहा है, उसकी घर की सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और फिर जो बाहर से चीज़ें उसको लेनी पड़ती हैं उसके लिए उसको सरप्लस ग्रो कर रहा है। तो 1 एकड़ का जो मालिक है वो भी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो अपनी समझ बूझ से काम करे। ये वीडियो का लिंक आप देखें उसमें से यूट्यूब में से, और उसके ऊपर सब लोगों को दें और उसको सुने, समझें और उसके ऊपर अमल करें और 1 एकड़ वाला जो है वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार लेगा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये है कि ये जो मशीनरी से बेड जब बनाने की बात कर रहे हैं आप, तो वो एक ही साइज का बेड बनता है, वो अलग अलग साइज के बेड बनाने का कोई तरीका है या ये सभी फसलों के लिए एक ही साइज का बेड हमें जो है ना काम दे जाएगा? और इसके साथ लगता सवाल है, रेतीली ज़मीन है मेरे पास, 2 टाइप की ज़मीन है, एक बहुत सख्त ज़मीन है और दूसरी ज़मीन बिल्कुल रेतीली है, कोई पानी नहीं है, वहाँ 50-50% जो है ना मेरे पास ऐसी ज़मीन है। तो इन दोनों ज़मीनों के लिए जो है ना मुझे क्या करना होगा? देखिए, बेड की हम जो डिमेंशंस बनाते हैं वो बनाते हैं ट्रैक्टर के हिसाब से। आइडिया ये है कि जहाँ पे हमने फसलें काश्त करनी है उसके ऊपर ट्रैक्टर का टायर ना चढ़े ताकि ज़मीन कम्पैक्ट ना हो, सख्त ना हो ज़मीन, जो ट्रैक्टर गुज़रे वो खेली में से गुज़रे। ये ट्रैक्टर के हिसाब से बनाया जाता है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स हैं उनकी पिछले टायरों से अगर मापें तो 60 इंच फासला बनता है एक टायर के दरमियान से दूसरे टायर के दरमियान तक का। तो अगर हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड ट्रैक्टर का टायर का साइज़ है वो 18 इंच का है 18 इंच का है। 18 इंच का टायर अगर हम टायर गुजरने के लिए खेली बना दें तो दरमियान में 42 इंच जगह बनती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के लिए, फसलें उगाने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अब यही स्टैंडर्ड सारी दुनिया में कामयाब है। पहली फसल में आपको थोड़ी सी मुश्किल शायद पेश आए कि दरमियान में वत्तर ना पहुँचे, उसके लिए यह है कि आप 11 हल चलाने के बाद ज़मीन की रौनी करें। वत्तर जब आ जाए ज़मीन को तैयार करके उसमें कोई जो भी आपने फसल ग्रो करनी है उसका छट्टा करें और उसके बाद बेड्स बना दें। वत्तर ज़मीन में जब आपके बेड्स बन जाएंगे तो दरमियान में भी आपकी जो है फसल सारी जर्मिनेट कर जाएगी, उगाएगी। और जब एक दफ़ा फसल उगाई तो जड़ें हमने क्योंकि उखाड़नी नहीं है तो जड़ें फिर रास्ते पैदा करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब भी करवाती हैं, जज़ब भी करवाती हैं और होल्ड भी करती हैं, रिटेन भी करती हैं, रेतली जगह पे भी रिटेन करती हैं। और फिर जो ऊपर मल्च होती है वो पानी जो है वो जो हमारी ओस है जिसको हम ड्यू बोलते हैं उसको जज़ब करके ज़मीन में जमा करती रहती है। और फिर हवा में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है वो भी जज़ब होती है। इसलिए पानी का कोई मसला नहीं है अगर आप इस पूरा तरीक़ा काश्तकारी के ऊपर चले जाएं। मैं आपको बताऊं कि ये चोलिस्तान में हमारे यहाँ बहुत ही सॉल्टिश वाटर है, रेतली ज़मीन है, सॉल्टिश वाटर है, वहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं विदाउट इरीगेशन, फसलें ग्रो कर रहे हैं इस वक्त विदाउट इरीगेशन। जो हमारी जो ये गन्ने की खोरी होती है और ये चावल की पराली होती है, इसको हम बेड बना के ऊपर बिछा देते हैं। 2 महीने ये पड़ी रहती है, 2 महीने पड़ी रहती है। 2 महीने बाद ज़मीन पूरी आपकी जो है वत्तर में आ जाती है।
ज़मीन हवा से ही पानी लेके, और उसके बाद हम उसमें काश्तकारी शुरू कर देते हैं। तो कोई मसले की बात नहीं है ये। डॉक्टर साहब, जब हम जमीन का हार्ड पैन तोड़ते हैं, जमीन सूखी होनी चाहिए, गीली, ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा? देखिए, ऊपर से टायर आपका स्लिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड पैन के अंदर तो वत्र जाएगा ही नहीं है। अगर वत्र हार्ड पैन के अंदर चला जाए तो फिर तो हार्ड पैन हुआ ही ना, फिर तो हमें उसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि ऊपर इतना ज़मीन खुश्क हो कि टायर आपका स्लिप ना करे। मेरी बात समझ गए आप? जी सर। बस ये जवाब है इसका। डॉक्टर साहब, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं शुगर केन की खेती करता हूँ, तो 5 साल में एक बार तो हल चलाना पड़ेगा ना, जब गन्ना नया लगाएंगे उसके ऊपर, जब उसको मट्टी चढ़ाना है तो? नहीं भाई, अगर आप हमारा जो मेरा लेक्चर है ना गन्ने के बारे में वो सुने तो गन्ने को ये समझें कि मैं जो है वो किन्नों का बाग लगा रहा हूँ। आपको हर साल गन्ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल भी आप, हमारे पास ऐसे खेत भी मौजूद हैं जो 10-10 साल से पैदावार दे रहे हैं और कोई पैदावार में कमी नहीं आई। वो मेरा लेक्चर सुने, उसमें सारी तफसील मौजूद है कि किस तरीके से आप गन्ना लगाएंगे बगैर हल चलाए हुए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपने गन्ना काटना है और फिर अगले साल दोबारा गन्ना हो जाएगा। कोई उसमें मसले की बात ही नहीं। यूट्यूब पर है क्या सर लेक्चर अपना? जी यूट्यूब पे भी, है? हाँ जी यूट्यूब पे है। ऐसा, और लिंक कौन सी डॉक्टर आपका डॉक्टर आसिफ लिखे तो आ जाएगा? जी आ जाएगा, या आप जो भी आपके यहाँ एडमिन है उनको मैं सारे लिंक शेयर कर दूंगा, उनसे आप ले लीजिएगा। सतीश जी, मैं ले लेता हूँ इसको, सब मैं डाल दूंगा ग्रुपों में। जी ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। बाजी और मुझे जी डॉक्टर साहब, जब हम एक फसल बीजते हैं, जैसे गंदम बीज ली, उसके बाद कॉटन बीज लिया, फिर गंदम, फिर कॉटन, फिर क्या माइक्रोब हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे? कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी? नहीं भाई, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। आप देखो, जब भी आपको जहन में इस तरह का कोई सवाल आए ना, तो आपने कुदरत को देखना है। कुदरत तो हर साल फसल चेंज नहीं करती। हज़ारों लाखों सालों से एक ही जंगल है, एक ही दरख्त खड़े हुए हैं। कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई वहाँ पे? हुई है? हेलो, हाँ सर। मैंने कहा कि कुदरत को देखा करें। कुदरत के जो कुदरती जंगलात हैं, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से वो एक ही तरह पे ग्रो कर रहे हैं। कोई किसी किस्म का कोई जो मर्जी आप करते जाएं, आप उसको कोई नुकसान नहीं होता, कोई मसला नहीं पैदा होता। थैंक यू सर। बताइए, डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा। जी भाई, बेड की लंबाई कितनी रख सकते हैं ये? बेड की लंबाई तो हमारे यहाँ तो मेरे मसलन अपने फार्म पे 10-10 एकड़ लंबी है, यानी कि 2000 फुट लंबा है। ये डिपेंड करता है कि आप का फार्म का साइज़ क्या है। हमारे तो 10-10 एकड़ लंबे हैं खेत, एक ही साइड पे खाला है और साइफन ट्यूब से पानी जा रहा है उसमें। और कोई सवाल किसी का? सर, लाइव मल्चिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अगर पराली का या ऑर्गेनिक मल्चिंग का नहीं हो पाया तो? लाइव मल्चिंग आप करें। मल्चिंग की किन्नू के बाग में किस चीज़ की कर सकते हैं कि अपने? आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है? हाँ जी। ये तस्वीर जो पानी लगने की तस्वीर है, नज़र आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये इस तरीके से ये 10-10 एकड़ लंबे खेत भी हैं हमारे, और इस तरीके से साइफन ट्यूब से पानी लगाएंगे तो टक्की नहीं करनी पड़ेगी, नुकसान नहीं होगा खाले का, और आहिस्ता आहिस्ता पानी जाएगा तो सारे बेड्स के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम हल्दी की काश्त करते हैं, क्या हल्दी की काश्त करने में वो जो बेड है वो टूटेगा नहीं क्या जब उसको खुदाई करेंगे? देखो, दो तीन फसलें ऐसी हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है। हल्दी है, या अरबी है, या आलू है, या मूंगफली है। इस तरह की जो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली फसलें हैं, उनमें हमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसमें हम ये करते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसमें से उखाड़ना तो है ही है हमने,
और उसमें फिर जब आप बेड्स के ऊपर लगाते हैं तो उखाड़ना आसान हो जाता है। मसलन गाजर है, आपने अगर जो देसी तरीके से गाजर हम लगाते हैं तो वो कई से उखाड़नी पड़ती है, लेकिन जब आप हमारे ये वीडियोस देखेंगे तो हाथ से ऐसे आराम से पकड़ेंगे तो आराम से बाहर आ जाएगी। आलू भी आराम से ऐसे बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी मूंगफली है, तो मूंगफली का पौधा पकड़ेंगे तो सारे दाने मूंगफली के बाहर आ जाएंगे, उसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेड इतना सॉफ्ट हो चुका होता है। तो उससे फिर 1-2 फसलों के बाद फिर आपको बहुत आसानी पैदा हो जाएगी उसको उखाड़ने के लिए। और फिर उसके ऊपर दोबारा रीशेपर यानी कि बेड शेपर दोबारा चला देते हैं कि उसी जगह पे दोबारा बेड उसकी शक्ल और सूरत ठीक हो जाए, उसकी लोकेशन ख़राब ना हो, उसी तरीके से उसको कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर सल्फ्यूरिक एसिड हमें किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए? वो तो अगर बहुत ही आपका सॉइल सॉल्टिश हो, यानी कि 8.5 से ऊपर हो आपकी पीएच, तो फिर 8-10 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आप पानी के साथ गहरा हाल चलाने के बाद पानी में मिक्स करके 8-10 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आप पानी के साथ मिक्स करके दे देंगे, तो उससे ये होता है कि नमकियात के जो क्लस्टर्स होते हैं वो अलहदा गुच्छे जो होते हैं अलहदा हो जाते हैं, डीक्लस्टराइज हो जाता है, और उससे फिर सॉल्ट्स को लीच डाउन होने के लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो अगर इससे कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब माइक्रोब ज़िंदा हो जाते हैं तो ये माइक्रोब जो हैं, जो बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजी जो है वो केमिस्ट्री को रिप्लेस कर देती है। अच्छा, सेशन को क्लोज लगानी हो जी। हेलो जी पैडी लगानी हो और उसका वीड्स कैसे कंट्रोल करेंगे? किसको जी? पैडी को बासमती राइस लगाते हैं हम, तो उसमें बीज कैसे कंट्रोल करेंगे? तो बीज कैसे बीजेंगे? उसका ट्रांसप्लांट करेंगे या सीड से बीजेंगे? पहले दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके पास मशीनरी अगर नो टिल प्लांटिंग मशीन मौजूद है, प्रिसीजन प्लांटिंग मशीन होनी चाहिए, रैंडम सीडर नहीं होना चाहिए। प्रिसीजन प्लांटिंग मशीन ये होती है कि एक बीज जो है वो आपके 62 फासले पे, यानी कि अगर आपने 8-8 इंच के ऊपर पौधा लगाना है तो 8-8 इंच के ऊपर वो बीज फेंके, और उसके ऊपर जब प्लांट रेजिड्यू मसलन गंदम आपने काटी और गंदम के बाद आपने चावल लगाया, तो गंदम के जितने भी तूड़ी और बाकियात और नाट जो है वो बेड्स के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके अंदर ही आपने मूंजी की फसल लगानी है। तो जब ऊपर बेड के ऊपर वो सारी चीज़ें पड़ी होंगी तो कोई जड़ी बूटी ग्रो नहीं करेगी, सिर्फ आपके चावल की फसल ही सीड जो है वो ही ग्रो करेगा। थैंक यू। ठीक है सर, अब मेरे ख्याल से काफी सवाल हो गए हैं। अगर कोई मैं डॉक्टर बलजीत सिंह बोल रहा हूँ भाई, ये दिलजीत सिंह वाले मेरे फोन का वो प्रॉब्लम हो गया था। मैं मेरे ख्याल सवाल हो गए, अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ना हो तो हम बंद करें। हाँ जी बोलिए। एक सवाल डॉक्टर साहब को भी आराम करना। हाँ बोलो। हाँ डॉक्टर मेरा एक सवाल है बहुत। हाँ पहले जगदीप सिंह बोल रहा था कोई। मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ डॉक्टर। मैंने एक बार पहले क्वेश्चन किया था डॉक्टर आसिफ शरीफ जी से। मेरे खारा पानी है 7 TDS, यदि मैं इस बेड पर वो लगाता हूँ बाग, तो उसमें मुझे ड्रिप से पानी देगा या मेरा खारा पानी चल जाएगा? भाई मेरे, जब आप इस सिस्टम पे आ जाएंगे तो आपकी ड्रिप बेकार हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। सर ये पूछ रहा है कि इसका वाटर जो जिसका TDS ज्यादा है वो उसको यूज कर ले तो उसमें फसल होगी कि नहीं होगी इसकी? मैंने अर्ज किया ना कि आपका जब पानी आप लगाएंगे तो 90% तो पानी वैसे ही कम लगाया आपने। जहाँ पे आपने 100 लीटर पानी लगाना था वहाँ पे आपने सिर्फ 10 लीटर पानी लगाया। तो उस 10 लीटर में जो पानी आपने लगाया उसमें साल्ट उस हिसाब से कम सॉइल के अंदर गए, और फिर साल्ट जो हैं वो पौधे के अंदर रिवर्स मैकेनिज्म भी मौजूद है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कहते हैं। वो पौधे को फिर भी बचा लेता है। इसके ऊपर मेरा लेक्चर है, वो सुन लें,
वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ज़्यादा TDS का जो पानी है उसमें किस तरीके से फसलें ग्रो करनी है। अब इजाज़त दीजिए मुझे। तो मेरे ख्याल से काफी सवाल हो गए हैं, अब मेरे ख्याल से आज का लेक्चर बंद करें। अगर किसी का कोई इम्पोर्टेंट सवाल ना हो तो बस एक आखिरी लास्ट सवाल क्वेश्चन पूछना होगा। चाह रहा था सर कि बेड की डायरेक्शन, लास्ट का सवाल पूछ लीजिए। जी, बेड की डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता है, हम नॉर्थ साउथ करें या ईस्ट वेस्ट करें? जी बिल्कुल पड़ता है। उसका फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपने मिक्स क्रॉपिंग करनी है, यानी कि छोटे कद की फसलें बड़े कद की फसल के दरमियान में लगानी है, तो फिर आपके बेड नॉर्थ साउथ होने चाहिए ताकि दोपहर को धूप मिल जाए। अक्सर पौधे जो हैं compete करते हैं धूप के लिए, जड़ों के लिए compete नहीं करते। जब तक रोशनी पौधे को नहीं मिलेगी उस वक्त तक पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। आपने देखा होगा दरख्त के नीचे तो घास भी नहीं उगता। तो इसलिए आपने हर लिहाज से ये कोशिश करनी है कि 4-5 घंटे हर पौधे को धूप मिल जाए। उसके लिए फिर नॉर्थ साउथ बेड बनाए जाते हैं ताकि दोपहर 10-11 बजे से लेके 3-4 बजे तक उसको 4-5 घंटे छोटे कद के फसल पौधे को भी धूप मिल जाए। अगर आपने एक ही कद की फसल उगानी है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिधर मर्जी बेड साइज हो। ठीक है जनाब, इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे सवाल जवाब हुए और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन। तो डॉक्टर धर्म सिंह मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो थैंक्स करें, या अदरवाइज फिर मैं ही थैंक्स बोल दूं। डॉक्टर धर्म सिंह आवाज़ सुन रहे हैं? बस ठीक है, थैंक्स हो गया, लेफ्ट हो गए। थैंक्स। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो मैं दोबारा से पुनः सभी किसानों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमें जरूर टाइम दें। मैं हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत मैं हाजिर हूँ और बहुत आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच मेरे किसानों के लिए बहुत